बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मेनली फोकस होगा करंट के इंट्रोडक्शन पे, क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या है या फिर ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके डायमेंशन, यूनिट एंड नेचर, whether current is a scalar quantity or vector quantity. And mostly आज हम ये समझेंगे कि जिस तरह हम आज तक पढ़ते आए हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस आर नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट कुछ और चीज़ है, बट हम ये इसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से करते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ों के तरह डिफाइन करते हैं, लाइक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इफ चार्ज इज 1 कूलम देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू द फोर्स। मीन फॉर a unit charge इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के इक्वल आ रही है, बट इट डजंट मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स और फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां उसकी जस्ट मैग्नीट्यूड फोर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इसके एक और एग्जांपल समझें। सपोज करें कि मेरे पास ये दो मार्कर हैं, एक ब्लैक और एक रेड। मैं कहता हूं कि रेड मार्केट की प्राइस ब्लैक मार्केट की प्राइस के इक्वल है, मतलब रेड मार्केट कितनी प्राइस के, तो वो ये आंसर दे सकता है कि जितनी प्राइस का ब्लैक मार्केट, ठीक है। बट इनकी प्राइस इक्वल होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रेड मार्केट ब्लैक मार्केट या ब्लैक मार्केट रेड मार्केट, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो सेम सिनारियो में आज हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की हकीकत में क्या है या फिर उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अब उससे पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए, वाटर करंट। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इसी तरह वाटर करंट भी है। लाइक जब वाटर फ्लो करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, तो हम उसको वाटर करंट का नाम देते हैं। अब इस एग्जांपल से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या है। पहले हमें वाटर करंट के बारे में पता होना चाहिए। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक वाटर का टैंक है और जो ग्राउंड लेवल से h हाइट पे है, तो इट मींस यहाँ जो वाटर इस टैंक में है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी और जिसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं mgh से। अगर पोटेंशियल एनर्जी इसके पास मौजूद है mgh इन मॉलिक्यूल्स के पास, बट ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो हाइट 0 है, इट मीन ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सपोज करिए ग्राउंड लेवल और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी एक दूसरे के साथ कंप्रेस हैं और मतलब इंटरवर्क होगा। जाहिर सी बात है यहाँ जितनी भी मॉलिक्यूल्स इस टैंक में मौजूद है h हाइट, ये खुद ब खुद तो यहाँ पहुंचे नहीं है, किसी न किसी सोर्स के थ्रू हमने इंटरवर्क किया हुआ है। लाइक या तो हमने खुद बकेट के थ्रू इसको फिल किया होगा, तो हमने खुद पानी लाने के लिए वर्क किया, या हमने मोटर के थ्रू पानी यहाँ चढ़ाया होगा, मतलब मोटर के थ्रू वर्क किया होगा इन मॉलिक्यूल्स पे। और वो अमाउंट ऑफ वर्क जो इन मॉलिक्यूल्स को या वाटर जितना वाटर यहाँ इस टैंक के अंदर स्टोर है, इस वाटर को ग्राउंड लेवल से यहाँ इस लेवल पे लाने के लिए किया गया, वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस वाटर के पास अभी मौजूद है। अब अगर हम इस टैंक के साथ एक पाइप कनेक्ट करते हैं और पाइप के साथ आगे टरबाइन कनेक्ट करते हैं, लाइक सपोज करो ये टरबाइन आगे आपकी चक्की के साथ कनेक्टेड है। लाइक चक्की आसान जो फ्लोर मतलब बनाने के लिए यूज की जाती है, ग्रेन को पीस के आगे हमें फ्लोर की फॉर्म में देती है। अब अगर हम यहाँ से वाल ओपन करें, सपोज यहाँ वाल ओपन करें, तो विदाउट एनी डिले ये वाटर के मॉलिक्यूल
यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे थ्रू पाइप। और जब ये मॉलिक्यूल आके यहाँ टकराएंगे टरबाइन से तो टरबाइन को चलाएंगे और हमारी चक्की चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल इसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं उनकी वजह से टरबाइन चली है और टरबाइन हमारी चक्की को चला रहा है। इट मीन्स वर्क, और वर्क का जो है जब एनर्जी दी जाती है तो यहाँ से फिर वाटर के मॉलिक्यूल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं टरबाइन को। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आई कहाँ से, तो हमने ठीक बता दिए कि इनका जो वर्क है वो एनर्जी इनके पास मौजूद है। अब क्या उसी समय में यहाँ एनर्जी मौजूद थी जब इस टरबाइन को ये चला रहे मॉलिक्यूल, तो आंसर है नो, क्योंकि जब ये फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी आगे इसको रन करती है। मीन दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब यहां से हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि एनर्जी को हम पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन यहां से हमने वाटर का वर्क किया जिस भी सोर्स के थ्रू, उस सोर्स ने अपनी एनर्जी दी वाटर के मॉलिक्यूल को, वो एनर्जी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के काम में थी। अब जब वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करने लगे तो ये वाली एनर्जी जो ऑलरेडी इनके पास मौजूद थी ये कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, और इस काइनेटिक एनर्जी इस टरबाइन पे वर्क की। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वाटर मॉलिक्यूल मूव करने लगे तो इन्होंने एनर्जी जनरेट कर, नो ऐसा नहीं, बल्कि इनके पास ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने मूव किया। मतलब आगे देखें हम ग्राउंड लेवल पे ही ला देते हैं और सेम लेवल का वाटर मॉलिक्यूल इक्विपोटेंशियल सर्विस, या आप समझिए इक्विपोटेंशियल एनर्जी समझिए कि हमारे पास ये एक लेवल है और यहाँ भी वाटर का मॉलिक्यूल है और यहाँ भी वाटर का मॉलिक्यूल, दोनों सेम लेवल पे, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल ना तो इधर जाएगा ना ये वाटर का मॉलिक्यूल इधर आएगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस नहीं, दोनों सेम एनर्जी पे। लेकिन यहाँ कैसे है कि ग्राउंड लेवल की एनर्जी कम है और यहाँ एनर्जी जितनी ज्यादा है, यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट्स में, यहाँ लोअर एनर्जी है, तो हायर एंड लोअर मूव करेंगे। और ड्यूरिंग मोशन जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मीन काइनेटिक एनर्जी उनकी फ्लो की वजह से हमारे पास आ गई। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल फ्लो ना करते तो ये पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगी, बट जो इन्होंने फ्लो करना स्टार्ट किया तो पोटेंशियल चेंज होने लगी काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ एक और बात आप समझिए इसी तरह, जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज नॉट इक्वल टू फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, मीन फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, मीन हम इसको ये नहीं कह सकते कि फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम ही काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी की अमाउंट इतनी हो सकती है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड इतनी पॉसिबल है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मॉलिक्यूल के फ्लो पर यूनिट टाइम ही को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, बट जो हमारे पास आंसर आएगा फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम का, मैं भी उस जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो रही है, जो पोटेंशियल चेंज हो रही है काइनेटिक में, मैं भी इस अमाउंट जितनी पोटेंशियल चेंज हो रही है ये तो पॉसिबिलिटी है, बट अगर हम ये कहें कि काइनेटिक एनर्जी ही फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम है तो ऐसा हम गलत कहें। अब यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो फ्लो की वजह से प्रोड्यूस, मीन वाटर मॉलिक्यूल की किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमें मिल रही है, फ्लो की वजह से, मीन के वाटर मॉलिक्यूल अगर फ्लो करें तो काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो काइनेटिक एनर्जी आगे हमें दे रही है वो कैरेक्टरिस्टिक है वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो। ये वाटर मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि जब फ्लो किसी भी मॉलिक्यूल के पास फ्लो जैसी कैरेक्टरिस्टिक होगी, लाइक चाहे वो हवा मूव कर हो, चाहे वो पानी मूव कर हो, चाहे वो कोई भी फ्लूइड मूव कर, तो फ्लो की वजह से हम क्या कहते हैं तो उसकी एनर्जी काइनेटिक है। बट अगर उसकी पोजीशन किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे फ्लो नहीं, मतलब मोशन में नहीं,
तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। दूसरे लफ्ज़ों में कि मोशन जो मॉलिक्यूल्स की है ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। अगर मोशन नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। बट हम ये नहीं कह सकते कि जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं वही काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी के अमाउंट हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब सिमिलर केस यहाँ अगर हमारे पास ये फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम वाटर करंट कह सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से होगा? अगर हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस को यहाँ पाइल अप करते हैं, लाइक हम एक कोई बॉडी लेते हैं, उस पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस को उस बॉडी में फिल कर रहे हैं, लेकिन सपोज चार्ज, अब हमने एक चार्ज यहाँ उस पर फिल किया और दूसरा चार्ज लेके जाएंगे तो बॉडी से रिपेल करेगा। इसका मतलब हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करनी पड़ेगी। तीसरा चार्ज लेके जाएंगे वो और ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, हमें और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह और इट मीन जितनी जितनी हम चार्जेस उस बॉडी में स्टोर करेंगे, लाइक हमारे पास बॉडी है, जितने नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा इसमें हम स्टोर करेंगे इतनी अमाउंट ऑफ वर्क हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, और जितनी अमाउंट ऑफ वर्क हमें ज्यादा करनी पड़ेगी इतनी इन चार्जेस के पास एनर्जी ज्यादा होगी। लाइक जितना हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा इतनी इन चार्जेस के पास एनर्जी ज्यादा होगी। और इन चार्जेस के पास सेम इसी तरह एनर्जी है जिस तरह हमने वाटर मॉलिक्यूल को सपोज करो यहाँ कंप्रेस किया, और वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ इसमें अंदर कंप्रेस करने के लिए जितनी एनर्जी जितना वर्क हमने किया इतनी एनर्जी उनके पास मौजूद। यहाँ इलेक्ट्रिकल चार्जेस को कंप्रेस कर रहे हैं, और कंप्रेस करने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ेगा इतनी एनर्जी इनके पास मौजूद। और जो हमारे पास एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है इसको हम वोल्टेज के या वर्क पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वोल्टेज एक। इट मींस जब हम किसी भी बॉडी पे चार्ज को मतलब फिल करना स्टार्ट करेंगे तो वहां एक तरह से एनर्जी की टर्म में वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। अब वोल्टेज में इसलिए कहते हैं कि हम मोस्टली वोल्टेज हीट फॉर्म में ये सारी चीजें एक्सप्रेस करते हैं। और वोल्टेज है क्या कि चार्ज का हमने कितना वर्क किया, किसी चार्ज को यहाँ मतलब इस प्लेट पे सपोज करो ये कोई कैपेसिटी की प्लेट है, इस प्लेट पर लाने के लिए हमने कितना वर्क किया है वो उसकी वोल्टेज है। क्लियर? अब यहां तक तो हमें बात समझ आ गई। अब सपोज करो कि ये हमारे पास हाई पोटेंशियल है या हाई एनर्जेटिक चार्जेस है, और दूसरी तरफ हम कोई और प्लेट ले लेते हैं जो लो पोटेंशियल, तो सेम एज इट इज, जैसे हमारे पास ये हाई लेवल पे है और ये ग्राउंड लेवल पे, और दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल ने फ्लो किया और वाटर करंट जनरेट हुआ। और हमें कैसे पता चला कि आगे टरबाइन चल रही है? टरबाइन को अगर ये चलाएंगे तो वाटर करंट, इसका मतलब है कि एनर्जी मिली तभी टरबाइन चल रही है। अब हम यहां आ जाते हैं कि एक और प्लेट हमने ले लिया और ये लो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल लो है तो इस पे नेगेटिव चार्जेस में तो अल्टीमेटली पोटेंशियल लो और इसका पोटेंशियल हाई, मतलब इन चार्जेस के पास हाई एनर्जी है और इनके पास एनर्जी कम है। तो अगर ऐसा ही है हम इन दोनों को किसी वायर के थ्रू मिला, हम वायर के थ्रू क्यों मिला, सवाल ये पैदा होता है। देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स के फ्लो करने के लिए हमें पाइप चाहिए, क्या पाइप में से वाटर मॉलिक्यूल फ्लो कर रही है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लॉस के बगैर पाइप में से मूव कर रही है, ठीक है। अब सिमिलर वे से चार्जेस के लिए हमें चार्जेस को फ्लो कराने के लिए कंडक्टर चाहिए, लाइक कोई वायर ले लें, तो ये वायर अगर हम कनेक्ट कर दें दोनों के साथ, दोनों प्लेट के साथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के पास मौजूद है। लाइक यहाँ चार्जेस जो है हाई एनर्जी पे है, यहाँ चार्जेस लो एनर्जी पे, लाइक इन चार्जेस का वोल्टेज ज्यादा है, लाइक इस प्लेट का वोल्टेज ज्यादा है, इस प्लेट का वोल्टेज कम है। ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करेंगे हाई टू लो पोटेंशियल। लेकिन इसको देखने के लिए हम यहाँ कोई भी लोड डिवाइस लगा सकते
कहीं कोई भी गैजेट यूज कर सकते हैं, बल्ब यूज करें तो आपको लाइट मिलेगी, ठीक है। इसी तरह फैन लगाएं तो वो घूमना स्टार्ट करेगा। इसी तरह फ्रीजर आप यूज कर सकते हैं। तो कोई भी गैजेट आप लोड लगा सकते हैं जो आपको ये बताएगा कि बाकी इसके अंदर से एनर्जी फ्लो कर। सेम एज जैसे यहाँ टरबाइन लगाए तो टरबाइन तक मतलब रन करना हमें ये बता रहा है कि यहाँ एनर्जी पहुंची है, इसको एनर्जी किसी ने दी। तो यहाँ अगर हमने फैन लगाया तो फैन घूमना स्टार्ट कर देगा, जो हमें ये बताएगा कि लाजमी इस फैन को एनर्जी मिल रही है और एनर्जी इसकी वजह से मिली और हमारे पास कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि चार्जेस इसके अंदर से मूव करें है ही चार्जेस। तो हम कहेंगे चार्जेस के फ्लो की वजह से यहाँ आगे हमें एनर्जी मिलती है। और वाटर के फ्लो हम वाटर करंट कहते हैं और चार्जेस के फ्लो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका मतलब है कि जिस तरह काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स के फ्लो की वजह से हमें मिल रही है, सिमिलर वे से जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो की वजह से मिल रही है हमें। मतलब अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस के पास ये कैरेक्टरिस्टिक है तो वो मोशन में है तो देन हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे हैं वो करंट या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, नो। बट उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है मोशन, उस मोशन के उस फ्लो की वजह से हमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। इसको दूसरी लफ्ज़ में इस तरह समझें कि जब कोई भी चार्ज बॉडी एक्सेलरेट करती है, लाइक चार्ज अभी रेस्ट में है, आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो ये मूव करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, एक तरह से वेलोसिटी चेंज होगी, तो चार्ज बॉडी के एक्सेलरेट करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती, ठीक है। और इस सेंस में भी आप इसको समझ सकते हैं कि असल में जो करंट है वो चार्ज का फ्लो नहीं, मतलब चार्ज का फ्लो तो चार्ज का फ्लो है, बट चार्ज के फ्लो की वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। और फिर इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट असल में फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से हमें मिलता है, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये हमें मिलता है, और फ्लो ऑफ चार्जेस क्यों होता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। सेम एज इट इज काइनेटिक एनर्जी हमें फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से मिल रही है और फ्लो क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो फ्लो ऑफ चार्ज के मैं आपको बाद में बताता हूँ। आज इलेक्ट्रिकल चार्जेस ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की वजह से हमें मिल रहा है। अब सवाल अगला ये पैदा होता है इलेक्ट्रिक करंट कितना हमें मिल रहा है? जैसे यहाँ देखो, अगर आपके पास यहाँ सिर्फ एक मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है तो इसकी मोशन की जो अमाउंट है वो कम होगी, सिर्फ एक जितनी होगी। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल यहाँ फ्लो कर रहे हैं तो मोशन की अमाउंट क्या हो जाएगी? डबल। अगर तीन मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो ट्रिपल। इसका मतलब है फ्लो की वजह से या मोशन हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रही है, या मोशन की वजह से हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती। तो जितनी मोशन ज्यादा हो इतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। अब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ ज्यादा है, अल्दो हम वेलोसिटी को यहाँ है यूनिफॉर्म समझेंगे कि सारे मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जितनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे इतनी मोशन की अमाउंट ज्यादा हो, और जितनी मोशन की अमाउंट ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज्यादा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्लो ही की वजह से। अब जब हम करंट की मैग्नीट्यूड देखेंगे, करंट इंटेंसिटी क्या है या करंट कितना फ्लो है, हम देखेंगे कि वायर में से कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर एक सेकंड पर यूनिट टाइम। अगर नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा फ्लो कर तो इसका मतलब है उनकी जो फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक है नंबर भी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा है, और जितनी फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी इतना करंट ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस ही की वजह से करंट हमें मिल रहा है। तो फिर इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर किसी वायर का सर्टेन हम एरिया ले लेते हैं और उस एरिया में से पास होने वाले चार्जेस को हम देखें, हम कहते हैं एक सेकंड में यहाँ से 20 चार्जेस फ्लो हो, तो इसका मतलब है करंट इंटेंसिटी कितनी होगी? 20 एम्पियर। अगर एक सेकंड में 10 चार्जेस फ्लो हो गए तो करंट इंटेंसिटी 10 एम्पियर।
क्योंकि जितने नंबर ऑफ चार्ज कम होंगे इतना फ्लो रेट कम है, और फ्लो ही की वजह से हमें करंट मिल रहा है। तो फिर इसको हम डिफाइन करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ करंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में किसी भी स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उसकी इंटेंसिटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय इफ for a certain interval of time del t there few charges are flowing through this cross sectional area, then we can represent it as del q by del t. That gives us magnitude of current. Mean magnitude of current will be equal to rate of flow of charges. But rate of flow of charges को आप देखते हैं कि rate of flow of charges करंट है, ये ऐसा नहीं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जितना करंट है, लेकिन करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है फ्लो की वजह से। सेम एज इट इज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिट चार्ज पे लगने वाली फोर्स से इक्वल है, बट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। तो सेम कंडीशन यहां आ रही है। अब इसके यूनिट क्या होंगे, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है इसका यूनिट हमारे पास यहां से आ रहा है कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। बट चूंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादातर वर्क एम्पेयर में किया है, ठीक है, और उसी के बाद टाइमर में उसी के नेम पे हमने करंट का यूनिट रखा हुआ है एम्पेयर, और इसको हम कहते हैं एम्पेयर, which is represented by capital A। अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एम्पेयर हमने तो उसके नेम पे यूनिट रखा, बट यूनिट कोई भी स्टैंडर्ड या सेट ऑफ रूल्स आ डेफिनेशन होती है किसी भी चीज को मेजर करने, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि सपोज हमने 1 मीटर सेट किया, ठीक है, हमने इतनी सी लेंथ की एक रॉड की, तो हमने कहा इस लेंथ जितनी किसी भी चीज की लेंथ आज के बाद 1 मीटर जितनी मानी, स्टैंडर्ड सेट करके। अब यहाँ हमने कहा एम्पेयर है यूनिट करंट का, तो सवाल ये पैदा होता है कि 1 एम्पेयर के लिए हम क्या स्टैंडर्ड रखेंगे, 1 एम्पेयर हम कितनी क्वांटिटी को, तो यहाँ इक्वेशन जी से आप डिफाइन कर सकते हो क्या एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड एंड 1 एम्पेयर विल बी इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। और यहाँ से डिफाइन करो अगर किसी वायर में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो मीन if 1 coulomb charge is flowing through a cross sectional area of a wire, through a cross sectional area of a wire in 1 second, if 1 coulomb charge is flowing through a cross sectional area of a wire in 1 second, then intensity of the current through this wire will be termed as 1 ampere। तो तब हम कहेंगे इस वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी इंटेंसिटी 1 एम्पेयर होगी। अब यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। अब इस चीज को देखने के लिए कि बाकी ही करंट सर्किट में से फ्लो कर रहा है, तो हम सर्किट में कोई भी कंपोनेंट यूज करते हैं लोड की फॉर्म। अब लाजमी नहीं कि हम किसी बॉडी के चार्जेस को पहले कंप्रेस करें फिर एनर्जी स्टोर होगी लाइट कैपेसिटी की फॉर्म में, फिर वहीं से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, ऐसा नहीं, ठीक है। वो मैंने आपको एक तरह से समझाने के लिए बताया। तो हम केमिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, इसी तरह हीट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बैटरी है हमारे पास, तो बैटरी या सेल, इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जब फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर आएंगे केमिकल एनर्जी या बैटरी से कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल को चेंज करते हैं। तो इसके पास केमिकल एनर्जी होती है और ये केमिकल एनर्जी चार्जेस को जब मिलती है चार्जेस सर्किट में से मूव करते हैं। इसका मतलब है ये केमिकल एनर्जी फ्लो का बाइस बनती है कि चार्जेस फ्लो करते हैं इस केमिकल एनर्जी की वजह से थ्रू दिस सर्किट, और फ्लो की वजह से इस सर्किट में क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और करंट को आप
एक्सपीरियंस करने के लिए कोई भी लोग यूज कर देते हैं, लाइक यहाँ बल्ब यूज किया हुआ है और जो ही हम बटन ऑन करेंगे तो आगे हमें लाइट मिलेगी और हम ऑफ लाइट एंड हीट हमें एनर्जी मिलेगी। अब इसके बाद अगली बात ये आती है कि करंट की डायमेंशन क्या होगा। तो करंट की डायमेंशन आप निकाल सकते हो यहां से फार्मूले से, अल्लाह यार बुक में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आप इस फार्मूले से करंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास करंट की डायमेंशन ए होती है और इसी तरह चार्ज की डायमेंशन हमारे पास हो जाती है एम्पियर सेकंड, ये चार्ज की डायमेंशन है। और ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपके पास सिंपल करंट की डायमेंशन आ जाएगी, या फिर ऐसा करें करंट की डायमेंशन एम्पियर आनी चाहिए। तो चार्ज की डायमेंशन आपको पता है एम्पियर सेकंड है, टाइम की डायमेंशन सेकंड है, तो वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपके पास करंट की डायमेंशन आ जाएंगे एम्पियर। अब इसके बाद अगली बात यह है कि हम ये तो कहते हैं कि सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, बात मान के चार्जेस यहाँ से मूव कर रहे हैं और वापस यहाँ आ रहे हैं, बट जो सर्किट में से चार्ज मूव करते हैं उन चार्ज की वेलोसिटी होती है 1/1000 पर सेकंड, 1/1000 मीटर पर सेकंड। कि ये 1 मीटर का 1000 पार्ट 1 सेकंड में कवर करते हैं व्हाइल मूविंग थ्रू द सर्किट। अगर ये इतनी स्लो मूव करते तो करंट हमें फौरन ही क्यों मिल जाता? एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि क्या वायर के अंदर ओपन रोड में चार्जेस के लिए कि ये फौरन उस रोड पे चढ़ते हैं और मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, या इनके लिए इतनी एम्प्टी स्पेस है कि ये सीधा मूव करते, या फिर ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट मूव ही नहीं करते बल्कि रैंडमली मूव करते। और अगर रैंडमली मूव करते तो ये एक ही डायरेक्शन में क्यों जाते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ और अगर पॉजिटिव चार्जेस में पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ ही क्यों जाते? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, और ये दोनों क्वेश्चन हम समझेंगे प्रैक्टिकली एग्जांपल से कि इलेक्ट्रिक करंट वायर में से कैसे मूव करता है। और उससे पहले आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि आप इसे मोस्टली बच्चों ने ये चीज देखी होगी, बाईसाइकिल, और बाईसाइकिल का चेन भी देखा होगा, लाजमी बात। अब अगर इस बात है तो हम यहां बना लेते हैं कि एक पेडल होता है बाईसाइकिल में, ये, और इस पेडल के ऊपर से चेन गुजर होता है और ये आगे कहीं के साथ कनेक्टेड होता है और फिर दूसरी साइड से ये चेन वापस। मतलब ये कि आप इस पेडल से एनर्जी लेते हो और आप अपनी एनर्जी इस पेडल को देते हो, ये पेडल एनर्जी आगे इस चेन को ट्रांसफर करता है और चेन मूव करना स्टार्ट करता है, और ये चेन वो एनर्जी यहाँ वही को दे देते और जिसकी वजह से आपकी बाईसाइकिल मूव करती है। अब जो हमारे पास चेन होता है, चेन स्मॉल लिंक्स के मिलने से बना होता है। लिंक में छोटी छोटी कड़ियां जो होती हैं इस तरह। अब मैं पूरा चेन को इस तरह नहीं बनाऊंगा बल्कि यहां तक बना लेता हूं, वही जी फुल चेन्स। इन कड़ियां, ये जो कड़ियां हैं इनके मिलने से बन रहे हैं, लाइक ये लिंक्स आपस में मिल रहे हैं और चेन बन रहे हैं। अब देखो एक छोटी सी बात समझो कि अगर सपोज ये फर्स्ट लिंक को एनर्जी मिलती है पेडल के थ्रू और फर्स्ट लिंक डिस्टेंस d जितना आगे मूव करता है, फर्स्ट लिंक डिस्टेंस d जितना आगे मूव करता है, अगर फर्स्ट लिंक यहां से यहां आ गया तो सेकंड लिंक क्या अपनी जगह पे रहेगा या ये भी यहां से इतना आगे चल जाएगा? अगर फर्स्ट लिंक डिस्टेंस d जितना आगे मूव करता है तो इसके साथ अगला लिंक जुड़ा हुआ है तो लाजमी बात है वो भी इतना डिस्टेंस आगे जाएगा, तभी तो फर्स्ट इतना आगे आएगा, तो सेकंड भी डिस्टेंस d तय करेगा और थर्ड फोर्थ
और इसका मतलब लास्ट लिंक भी एट सेम टाइम कितना आगे आ जाएगा, डिस्टेंस d जितना आगे आ जाएगा। और इसी तरह अगर कोई लिंक हम यहाँ कंसीडर करें दूसरी साइड तो वो भी डिस्टेंस d जितना आगे मिलेगा। इसका मतलब है कि जहां से एनर्जी मिली जिस लिंक को, उस लिंक ने अगर d जितना डिस्टेंस कवर किया तो थ्रू आउट दी होल चेन हर लिंक ने इतना डिस्टेंस मूव किया अपनी अपनी जगह, क्योंकि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड। बात समझे? अब अगर ऐसा है, सपोज करें कि यहां कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, वो देखते हैं कि ये वाला लिंक S जितना आगे मूव करेगा, तो अगर यहां मैं किसी लिंक की बात करूं, यहां भी ऑब्जर्वर खड़ा हो एट द सेम टाइम, ये क्या ऑब्जर्व करें कि ये लिंक भी S जितना आगे मूव करे। इसका मतलब थ्रू आउट द चेन हर लिंक इक्वल डिस्टेंस जितना मूव कर रहा है, और जिसकी वजह से एनर्जी यहाँ से सप्लाई। अब एक बात देखने वाली है कि ये जो हमारे पास लिंक है, इट मूव्स ऑन द डिस्टेंस d, सपोज डिस्टेंस d इज 1/1000 ऑफ मीटर, बट इसके ये 1/1000 ऑफ मीटर मूव करने की वजह से एनर्जी यहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि ये सारी चेन एक दूसरे से लिंक है। अगर इसने इतना मूव किया तो ये वाला लिंक भी आगे इतने मूव करता, और इसकी मोशन की वजह से इसको एनर्जी सप्लाई होती है, जिसकी वजह से ये मूव करता है। अब सेम एग्जांपल माइंड में रख के कंसीडर करो कि दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज रिलेटेड आर कैपेसिटर आर बैटरी। क्लियर? ये हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये वायर है, देखिए जनरेटर या बैटरी कितनी वायर निकली होती है? दो वायर इधर से सारी और आगे लोड के साथ कनेक्टेड दो। सेम एज ये जनरेटर एक वायर की आ रही है और ये हमारा फैन है, इससे कनेक्टेड दूसरी वायर की आ रही है और इसी फैन से कनेक्टेड। होगा क्या कि जो ही ये बैटरी या जनरेटर एनर्जी देगा यहां इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो एटम है, और पूरी वायर इस तरह के एटम्स के मिलने से बनी हुई स्मॉल। जो ही एनर्जी यहां मिलेगी एटम को, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा, लाइक इस तरह से मिला। बट ये एज अ होल सर्किट कंप्लीट, ये अपने माइंड में रखें। अब लिंक को आप समझ लें इलेक्ट्रॉन कि जो ही एनर्जी दी जनरेटर ने, एक लिंक ने डी जितना मूव किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने डी जितना मूव। एक इलेक्ट्रॉन की मोशन से थ्रू आउट दिस सर्किट जो अगले एटम है उसका एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, उस अगले का भी एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, उससे अगले। इसका मतलब है कि एक एटम का अगर इलेक्ट्रॉन भी जितना मूव करेगा तो पूरे सर्किट में अगर ये एटम है तो उसका भी इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा डी जितना, तो पूरी सर्किट में हर एटम का इलेक्ट्रॉन इतना ही डिस्टेंस आगे मूव कर जाता है। तो लाजमी नहीं कि पहले एटम को जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं ये आगे पहुंचेगा तो फैन को एनर्जी मिलेगी। इसके डी जितना आगे मूव करने से यहाँ जो फैन के साथ एटम अटैच है उनके इलेक्ट्रॉन ने भी डी जितना मूव किया, डिस्टेंस डी जितना। इसका मतलब उनकी मूवमेंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई और ये चलना स्टार्ट हो गया। तो ये लाजमी है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहुंच के यहाँ इसको एनर्जी। क्लियर है? इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो बहुत स्लो होती है, बट जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास हो रहा है वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से पास हो। क्लियर? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के यहां पहुंचना जरूरी है। एक इलेक्ट्रॉन का आगे मूव करने का मतलब ये है कि पूरे सर्किट में से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर चुका। अब इंटेंसिटी अगर देखनी हो, सपोज करें कि ये वाला ऑब्जर्वर यहां देख रहे हैं, इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए? एक। एट द सेम टाइम ये ऑब्जर्वर यहां ऑब्जर्व करे, इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए? एक। इसका मतलब है 1 इंटेंसिटी, और यहां भी इंटेंसिटी 1 है। तो थ्रू आउट द सर्किट करंट इंटेंसिटी भी सेम आप कैलकुलेट करोगे। क्यों? क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द सर्किट मूव कर, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, यहाँ एनर्जी को देंगे और इधर से वापस, फिर यहाँ से एनर्जी लेंगे फिर वापस। तो इस तरह इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो। अब अगली बात ये आती है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस चीज को समझिए।
कि अगर हमारे पास दो वायर्स आ रही हैं, एक वायर की आ रही है और ये आ रही है, दूसरी वायर की आ रही है और इसके साथ में इसमें से करंट की इंटेंसिटी है 3 एम्पीयर और इसमें से इंटेंसिटी ऑफ करंट है 4 एम्पीयर। अल्दो करंट की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। जैसे अगर मैं ये सर्किट टेक्निक है तो कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट की ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव स्पेसिफिक डायरेक्शन और इसकी कुछ इंटेंसिटी है, बट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का होना लाजिमी नहीं जब वो क्वांटिटी वेक्टर बनने के लिए वेक्टर लॉज को फुलफिल करना जरूरी है। अब देखो कि यहां से ये वाला करंट 3 एम्पीयर किधर आ रहा है, नीचे, डायरेक्शन नीचे, यहां से 4 एम्पीयर करंट किधर आ रहा है, ऊपर, और रिजल्टेंट करंट हमें किधर मिल रहा है। अब अगर वेक्टर हो तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से 3 एम्पीयर नीचे 4 एम्पीयर ऊपर, तो एक दूसरे को कैंसिल करें तो 1 एम्पीयर आगे हमें मिले करंट, लेकिन मिलता कितने 7 एम्पीयर, जो ये बताता है कि ये 3 एम्पीयर और ये 4 एम्पीयर सिंपल स्केलर रूल से ऐड हो, रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेक्टर रूल से ऐड नहीं हो। वेक्टर्स होते तो अगर 3 एम्पीयर नीचे आ रहे 4 एम्पीयर ऊपर जा रहे तो हमें 1 एम्पीयर मैग्नीट्यूड मिलनी चाहिए, बट 7 एम्पीयर का मतलब ये है कि ये स्केलर लॉज को फुलफिल कर रहे। बट बहुत सारी जगह पे और अल्दो गूगल पे भी मोस्टली ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि डीसी करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट एसी करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एसी को हम फेजर डायग्राम से शो करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि एसी वेक्टर ही है, फेजर डायग्राम से हम फेज एंगल निकालने के लिए उसको फेजर डायग्राम से शो करते हैं, बट एसी इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। सपोज कि ये एसी का पॉजिटिव पल्स आ रहा है 3 एम्पीयर करंट और इधर से भी दूसरी वायर में से एसी का कोई पॉजिटिव पल्स आ रहा है 4 एम्पीयर, तो नेट करंट कितना हो जाएगा 7, सिंपल स्केलर रूल से। और अगर दूसरी डायग्राम, अब जब नेगेटिव पल्स आएगा डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, इधर करंट फ्लो करे 3 एम्पीयर और इसकी भी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी 4 एम्पीयर, और अगेन दोनों आपस में जब मिलेंगे तो 7 एम्पीयर। ऐसा नहीं होगा कि एक को कैंसिल कर। तो सब केसेस में जो हमारे पास नेट करंट है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं। या एक और एग्जांपल ले लें, सपोज ये 3 वायर्स, एक वायर इसमें से डीसी फ्लो कर रहा है, ये दूसरी वायर इसमें से डीसी फ्लो, एसी की बात करें, एसी फ्लो कर रहे हैं, और इसमें से भी एसी, और ये थर्ड वायर, तीनों वायर में से एसी फ्लो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कोई लोड लगा लें, किसी भी पॉइंट पे लोड लगा लें, लाइक यहाँ ये आपने लोड लगा लिया, तो क्या इस लोड में से कोई करंट पास नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉज साइक्लिक ऑर्डर में हमेशा वेक्टर सम 0 होता है, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप यहाँ बल्ब लगा लें तो ये बल्ब आपको लाइट देगा। इसका मतलब है साइक्लिक ऑर्डर में करंट 0 नहीं होता। बेशक 3 वायर हम ट्रायंगल की फॉर्म में कनेक्ट करें, तो जो ये साइड करता है कि करंट हमेशा स्केलर रहेगा, वेदर इट इज अ डीसी करंट और इट इज अ एसी करंट। अब यहाँ तक तो सारी चीज आपको क्लियर हो गई। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि करंट जो हमारे पास है किस किस फॉर्म में हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स इन करंट। तो हम देखते हैं किस फॉर्म में हो सकता है करंट। सबसे पहली बात यह कि स्टेडी करंट हो सकता है, स्टेडी ऑफ डीसी, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, तो ये हमारे पास करंट है, ये हमारे पास टाइम, चूंकि ये स्टेडी करंट है इसकी मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी। तो इसको मैं क्या कहूँ कि सपोज करें कि 1 सेकंड पे इसकी मैग्नीट्यूड थी कोई 4 एम्पीयर, 2 सेकंड पे भी 4 एम्पीयर होगी, 3 सेकंड पे भी 4, 5 सेकंड पे भी 4, तो एक इस तरह स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी डीसी करंट, जो हमें ये बताइए कि इसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम रहेगी, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगी। ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो उसको हम कहते हैं स्टेडी करंट और
डीसी करंट। सेकंड वन हमारे पास आ सकता है स्टेडी का ऑपोजिट वेरिएबल करंट। सपोज ये करंट है, ये टाइम। वेरिएबल करंट का मतलब कि चेंज होने वाला। सपोज के 1 सेकंड पे इसकी कोई मैग्नीट्यूड थी 4, 2 सेकंड पे इसकी मैग्नीट्यूड होगी 2, 3 सेकंड पे होगी 3, 4 सेकंड पे होगी कोई 6, 6 सेकंड पे कोई होगी 2। तो ये डिफरेंट इस तरह की कर्व हमारे पास आई जो ये शो कर रही है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड। अगर इस मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा करंट है? अल्टरनेट। ये हमारे पास स्टेडी स्टेट, ये अल्टरनेटिंग करंट, वेरिएबल करंट है। तो अल्टरनेटिंग क्योंकि हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पल्स की फॉर्म में, ये है तो वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म इस तरह जा सकते हैं कि ऐसा करंट जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फ्लो करे। सपोज कि ये प्लेट आपका कैपेसिटर है और इसको बैटरी से कनेक्टेड किया हुआ है। यहां से जो ना बैटरी ऑन करते तो DQ चार्जेस मूव करके यहां स्टिक हो जाते हैं। अब ये यहां से आगे मूव नहीं कर सकते, बट इन चार्जेस की वजह से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यहां से करंट फ्लो हो, फिर नेक्स्ट DQ चार्जेस आएंगे फिर फ्लो होगा। तो ऐसा करंट जो सर्किट में शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फ्लो करता है उस करंट को हम कहते हैं या चार्जिंग करंट और डिस्चार्जिंग करंट भी कहते हैं का नाम। ये भी चार्ज होगा चार्जिंग करंट, और अगर इसको बैटरी को यहां से निकाल दो डायरेक्ट बाय कनेक्टर फौरन ये वाले चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के पास आएंगे और मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करेंगे, बट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यहां से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और इस करंट को हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट भी कहते हैं और इंस्टेंटेनियस करंट भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। बट आप ये सोचते होंगे कि डिस्चार्ज रिचार्ज तो बहुत लंबे टाइम होती है। ये बात थोड़ी सी समझिए कि पहली जो चार्जेस जा रही है हमने 1 यूनिट सेकंड DQ जा रही है, उनकी वजह से करंट आई फ्लो, अब गैरिंग की वजह से करंट फ्लो, वो शॉर्ट इंटरवल के लिए फ्लो। अब नेक्स्ट न्यू चार्ज आएंगे उनकी वजह से फिर शॉर्ट इंटरवल के लिए फ्लो होगा। तो इसलिए हर आने वाले चार्ज के लिए करंट शॉर्ट इंटरवल के लिए फ्लो होगा, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। अगर करंट सर्किट में से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फ्लो या चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। और चार्जिंग के लिए सपोज करें क्या है कैपेसिटर पे ये DQ चार्जेस DT टाइम में स्टोर करते हैं DT, तो जो भी बैटरी ऑन करेंगे तो ये इतना करंट फ्लो होगा, उसके बाद ये चार्ज आगे नहीं जा सकती, करंट टूट जाएगी। ठीक है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फ्लो। इस तरह डिस्चार्जिंग करंट सपोज करें कि डिस्चार्जिंग करंट में जहां बना लेते हैं कि DT टाइम में अगर DQ जितने चार्ज डिस्चार्ज है तो क्यों ही हम बैटरी निकाल कर वायर कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर से तो फौरन इस तरह ये करंट फ्लो होगा और चार्ज डिस्चार्ज होगा। तो ये और ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और इसके बाद लास्ट वन है अल्टरनेटिंग करंट AC। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है? ये एक ऐसा करंट होता है जिसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर ये साइड पे करंट रखी साइड पे टाइम, तो ये हमें ये बताते हैं कि इनिशियली कुछ टाइम के लिए इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करते हैं, फिर डिक्रीज होता है और जीरो वैल्यू को अप्रोच करते हैं। और जीरो वैल्यू को अप्रोच करने के बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? कि पहले इस मार्केट से ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है इधर, तो पहले ये इंक्रीज हुआ इंक्रीज और इंक्रीज मैक्सिमम के बाद फिर डिक्रीज हुआ जीरो। तो जब जीरो हुआ तो जीरो दोबारा होने तक यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो जब जीरो हो गया उसके बाद अपनी पोलैरिटी चेंज करके इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। लेकिन प्रोसेस वही होगा कि पहले इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होकर जीरो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन।
सेम एज इट इज, पहले इंक्रीज नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर डिक्रीज। तो इस करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ पल्सेस की फॉर्म में मूव करता है, लाइट जिसकी पोलैरिटी चेंज होती है। ये हाफ साइकिल में अगर ये इधर मूव कर रहा है तो नेक्स्ट इस हाफ साइकिल में ये इधर मूव कर रहा है। मीन ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं आफ्टर फर्स्ट हाफ साइकिल, मीन आफ्टर ईच हाफ साइकिल, या फिर ऐसा करंट जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल की फॉर्म में किसी भी साइकिल में से फ्लो हो। अब यहां तक सारी चीज क्लियर है। अगली बात यह है कि डायरेक्शन हम करंट की कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले ये मतलब साइंटिस्ट ये समझते थे कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे हायर एनर्जी है, इधर लोअर एनर्जी है, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ एनर्जी फ्लो करती है, मीन चार्जेस हायर से लोअर होता है और करंट मीन चार्जेस की वजह से फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन बाद में जब रिसर्च की तो पता चला कि मेटल या जो कंडक्टर्स हमारे पास होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस को मूव करते ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट कन्वेंशनली हम चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पे, तो फिर हम कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही। अल्दो जो ये करंट इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट, प्योर इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। उसके बाद लास्ट नंबर में हमारे पास आ जाता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है तो क्या प्रोटॉन की वजह से भी करंट फ्लो हो सकता है। मतलब चार्ज के लिए कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, तो ये चीज है चार्ज। देखिए सबसे पहली बात है चार्ज कैरियर हम कहेंगे इसको। फर्स्ट मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइक ऑनेस्टी, आप सबके पास भी क्या ऑनेस्टी होनी भी चाहिए सबके पास, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं जहाँ भी खड़ा हूँ मेरी ये कैरेक्टरिस्टिक बाहर ऑफिस में पहुँचे तो ऐसा पॉसिबल नहीं। उस कैरेक्टरिस्टिक के वहाँ जाने के लिए मेरा जाना जरूरी है क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास है, ठीक है। इसका मतलब है आई एम द कैरियर ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक, विदाउट मी कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेम एज इट इज कि चार्ज कैरेक्टरिस्टिक है मैटर, मैट्रिक के पास चार्ज होता है। अगर मैट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक है चार्ज, तो विदाउट मैटर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर सकता। लाइक इलेक्ट्रॉन क्या है मैटर, और इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक है कि उस पर चार्ज होता है -1, और ये -1 खुद यहां से यहां नहीं पहुंच सकते जब तक ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां ना। इसका मतलब है चार्ज की मोशन के लिए मैटर का मूव करना जरूरी है। चार्ज इज ऑलवेज कैरीड बाय मैटर, विदाउट मैटर चार्ज कैन नॉट मूव। तो इट मींस एनी मैटर दैट कैरी चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नाउन एज चार्ज कैरियर। और सॉलिड्स में या मेटल्स में जितने हमारे कंडक्टर्स होते हैं इनमें चार्ज कैरियर प्योर इलेक्ट्रॉन ऑन, क्योंकि उनके अंदर प्रोटॉन मूव नहीं करते। क्यों नहीं करते ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्योंकि ये सारी डिटेल अभी हमने पढ़नी है। इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होती है, लाइक फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट को चूंकि हम आयोनाइज कर देते हैं तो वहां हम ये टाइम एंड दोनों चार्ज कैरियर होते हैं। मेटल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का रोल प्ले करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में केटाइन और एनाइन दोनों चार्ज कैरियर होते हैं। लाइक पॉजिटिव आयन एक तरफ जाएगा, नेगेटिव आयन दूसरी तरफ जाएगा, बट मूव दोनों करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह जो गैसेज होती है
ये नॉर्मल प्रेशर है, लाइक यहाँ मैं वायर रखा हूँ और वायर को बैटरी से कनेक्ट करके बैटरी को ऑन कर रखूँ मैं अपनी सेटिंग दी, तो मुझे करंट नहीं है जब तक मैं अपने साथ रखूँ। इसका मतलब कि बीच में हवा है, गैसेस है, तो गैसेस में से इलेक्ट्रॉन या चार्ज मूव नहीं कर सकते। अगर मूव करते तो मुझ तक नहीं पहुंची, तो इट मीन्स नॉर्मल प्रेशर पे गैसेस में से इलेक्ट्रॉन या चार्ज मूव नहीं करते, तो गैसेस को फिर हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स, नो चार्ज गिफ्ट। बट अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो हमारे पास नियॉन बल्ब होते हैं या सोडियम बल्ब होते हैं या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, वहाँ चार्जेस कैसे होते हैं। तो उसका आंसर है कि वो जो गैसेस फिल की होती हैं वो गैसेस लो प्रेशर पे फिल की होती हैं। लो प्रेशर फिल्ड गैस कंडक्ट करेगी, लेकिन इसका आंसर आप नहीं देंगे कि वाई लो प्रेशर फिल्ड गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर नॉर्मल प्रेशर पे लें तो वो इंसुलेटर है, बट लो प्रेशर पे अगर गैसेस कम लें तो वो कंडक्टर बन जाते हैं। तो इसका आंसर भी आपने देना और ये बताना है इन गैसेस में से चार्ज कैरियर कौन से चार्ज कैरियर होते हैं और वो कैसे प्रोपेगेट करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। तो आज के लिए काफी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे डिटेल पढ़ेंगे कि चार्जेस वायर के अंदर कैसे मूव करते हैं या उनकी वेलोसिटी, मतलब जो चार्जेस कितनी लो क्यों। तो इट्स ओके।